आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें दो कॉलम दे रखे हैं। दोनों कॉलम में फर्स्ट कॉलम में भाग दे रखे हैं प्रश्नों के, ठीक है। दूसरे कॉलम में संख्यात्मक मान दे रखे हैं और बताना है कि हर भाग के कितने उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सोल्व करेंगे हर भाग को। पहले भाग को हम सरल करते हैं। पहले भाग में बोला है कि माना एक त्रिभुज XYZ में XYZ के सामने की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रम से ABC दे रखी है। माना कि 2 गुणा A² - B² बराबर C² है। लेमडा का मान हमें साइन एक्स माइनस वाई बटा साइन जेड दे रखा है। यदि कोस एन पाई लेमडा बराबर 0 है तो एन के संभव मान हमें बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इधर एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में बोला है कि इसके कोण तो एक्स वाई जेड से निरूपित है और एक्स वाई जेड के सामने की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रम से स्मॉल ABC से निरूपित है। तो यहाँ से अपने पास एक साइन रूल लग जाएगा। साइन रूल क्या कहता है कि A बटा साइन एक्स बराबर हो जाएगा B बटा साइन वाई बराबर C बटा साइन जेड हो जाएगा। और इसको बराबर मान लेते हैं लेमडा के, या फिर लेमडा तो पहले से दे रखा है तो इसको बराबर मान लो अल्फा के, ठीक है। एक चीज और देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यहाँ पे अपने पास 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो पाई के बराबर भी मान लेता हूँ। एक्स प्लस वाई यहाँ पे बराबर हो गया पाई माइनस जेड के, ठीक है। दोनों तरफ साइन लेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये साइन एक्स प्लस वाई बनेगा। और इधर देखो साइन पाई माइनस जेड बनेगा, तो ये दूसरे चतुर्थांश में होने के कारण साइन जेड के बराबर भी आ जाएगा, ठीक है। अब जो सवाल में दे रखा है उसको लिख लेते हैं। 2 गुणा A² माइनस B² बराबर है C² के। तो यहाँ से देखो A बराबर अल्फा साइन एक्स है, B बराबर अल्फा साइन वाई है, C बराबर अल्फा साइन जेड है। तो यहाँ से देखो ये रखेंगे तो अल्फा दोनों में होने के कारण आपस में कट जाएगा, तो अल्फा को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अंदर लिखेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बराबर साइन स्क्वायर जेड। अब देखो यहाँ पे एक सर्वसमीकरण लग जाएगी और ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई और ये साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर जेड के, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने कहा था साइन एक्स प्लस वाई का मान साइन जेड के बराबर होगा, और एक साइन जेड इधर है, एक साइन जेड इधर कट जाएगा तो साइन जेड की घात 1 बच जाएगी इधर। तो इधर तो बचेगा साइन एक्स माइनस वाई और दूसरी तरफ बचेगा साइन जेड, ठीक है। तो अब अपने को मान निकालना था साइन एक्स माइनस वाई बटा साइन जेड का, तो अपने पास बन जाएगा ये देखो साइन एक्स माइनस वाई बटा साइन जेड, ये बराबर हो जाएगा 1/2 के। और ये इसका मान दे रखा है लेमडा के बराबर, मतलब लेमडा का मान 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ से कोस एन पाई लेमडा का मान दे रखा है, लेमडा का मान यहाँ पे रखेंगे तो बटा 2 आ गया और बराबर 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे कोस एन पाई बटा 2 बराबर 0 कब होता है? जब एन अपने पास विषम पूर्णांक आ जाए, मतलब एन का मान 2m + 1 इस रूप में आ जाए, जहाँ पे m जो है हमेशा पूर्णांकों से आएगा। तो यहाँ पे n का मान विषम पूर्णांक लेना है। तो देखो यहाँ से अपने पास विषम पूर्णांक किस किस में है? p में दे रखा है तो p इसका उत्तर हो सकता है, r में दे रखा है तो r इसका उत्तर हो सकता है, और s में दे रखा है तो s इसका उत्तर हो सकता है। ये तीनों इसके उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। अब भाग बी में चलते हैं। भाग बी क्या कहता है कि माना कि एक त्रिभुज जिसमें कोण एक्स वाई जेड दे रखे हैं और सामने की भुजाएं अपने पास ABC दे रखी है, तो हमें 1 + कोस 2x माइनस 2 कोस 2y बराबर 2 साइन एक्स साइन वाई ये दे रखा है और हमें a बटा b के संभव मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि इसमें यही त्रिभुज काम में आएगा। और यहाँ से a बटा b का मान देखो, यहाँ से देख भी सकते हो a बटा b का मान, इसको b इधर ले आएंगे तो साइन x उधर चला जाएगा, तो यहाँ से साइन x बटा वाई साइन एक्स बटा साइन वाई आ गया, ठीक है। और इस पूरे को हम मान लेते हैं अल्फा, मतलब बेसिकली हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो जो दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं नीचे, b भाग 1 + कोस 2x माइनस 2 कोस 2y, और ये बराबर दे रखा है इधर देखो 2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। 2 साइन एक्स साइन वाई, इसको सरल कर लेते हैं। देखो यहाँ से अपने पास सर्वसमीकरण लग जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 - 2, सबको साइन में बदल लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, और ये -1 - 2 साइन स्क्वायर वाई बनेगा। तो इधर देखो ये 2 बाहर गुणा है तो इधर तो -2 बन जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस का 4 बन जाएगा, 4 साइन स्क्वायर वाई बराबर 2 साइन एक्स साइन वाई, ये बन गया। अब देखो यहाँ से
ये 2 है, ये आपस में कट जाएगा और अपने पास बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर वाई। अब देखो 2 भी इनमें सब में है तो ये कट जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये हो जाएगा 2 साइन एक्स साइन वाई। अब बेसिकली अपने पास अल्फा क्या था, साइन एक्स बटा साइन वाई था ना, तो इस पूरे दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर वाई का भाग दे देंगे, तो इधर तो 2 बच जाएगा, इधर अपने पास साइन एक्स बटा साइन वाई का घात 2 आ जाएगा। तो मतलब इसको कह सकता हूँ कि अल्फा की घात 2 आ गई, और इधर देखो साइन वाई तो कट जाएगा एक, और ये मैंने 2 नहीं काटा यहाँ पे, ये सब में 2 कटेंगे तो यहाँ पे भी 2 कटेगा ना, तो 2 तो यहाँ से हट ही जाएगा, और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, इधर बचेगा साइन एक्स बटा साइन वाई, मतलब अल्फा बच जाएगा। अब बेसिकली हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 बराबर 0 द्विघात समीकरण बन गया। तो अल्फा प्लस 2 और अल्फा माइनस 1 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, बराबर 0 अलग अलग करेंगे तो अल्फा का मान -2 आ गया और 1 आ गया। अब देखो यहाँ से मेरे पास विकल्पों में देखना है कि -2 और 1 किस किस में है। देखो -2 तो किसी में नहीं है, यहाँ पे टी तक है, -2 किसी में नहीं है लेकिन 1 है, तो P इसका उत्तर हो सकता है, केवल P इसका उत्तर हो जाएगा। अब भाग C को भी हल करते हैं। भाग C क्या कहता है कि माना कि आर स्क्वायर में मूल बिंदु O के सापेक्ष ये 3 सदिश दे रखे हैं अपने पास, एक्स वाई जेड की स्थिति सदिश है, ठीक है। अब ये बोला है कि एक्स वाई की स्थिति से मतलब ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से निरूपित है, ठीक है। आगे बोला है कि न्यूनकोण के द्विभाजक से जेड की दूरी 3/√2 हो तो बीटा का मापांक, बीटा का जो परिमाण है उसके संभव मान हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से देखो ओ एक्स अपने पास ये सदिश दे रखा है, तो एक्स के कार्तीय गुणा कार्तीय निर्देशांक अपने पास क्या आ जाएंगे, यहाँ से √3 और 1, और इसी तरह ओ वाई इससे निरूपित है तो y के कार्तीय निर्देशांक आ जाएंगे 1√3, ठीक है। इसी तरह जेड के अपने पास क्या आ जाएंगे, बीटा और 1 माइनस बीटा, बीटा और 1 माइनस बीटा। अब बेसिकली यहाँ पे अपने को बोला है कि ओ एक्स और ओ वाई के न्यूनकोण के द्विभाजक से जेड की दूरी 3/√2 है, तो ओ एक्स और ओ वाई कार्तीय निर्देशांक इसमें रखेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं कार्तीय तल, ठीक है, ये कार्तीय तल हमने बना लिया। अब देखो इसमें ओ एक्स और ओ वाई के निर्देशांक यहाँ पे निरूपित कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक्स के निर्देशांक तो √3 और 1 है, तो ठीक है, 1 से थोड़ा बड़ा आएगा √3 और 2 से छोटा आएगा। इधर भी देखो 1 से बड़ा आएगा 2 से छोटा आएगा, तो √3 यहाँ पे लेके चलते हैं, 1 यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये इसका निर्देशांक हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे √3 आएगा और 1 यहाँ पे आएगा, तो ये इसका निर्देशांक आ गया। मतलब इसको अपन मिला देंगे अब, तो देखो देखो यहाँ पे ये x है तो इसके निर्देशांक है √3 और 1, इस ये y है इसके निर्देशांक है अपने पास 1 और √3। अब देखो ढाल भी आप निकाल सकते हो, इसके निर्देशांक 0 0 है तो इसकी ढाल √3/1 आएगी, मतलब 60 डिग्री इसका कोण आ गया, ठीक है। इसका कोण तो 60 डिग्री आ गया। अब देखो इसका कोण 1/√3 मतलब इसका कोण आ गया अपने पास 30 डिग्री। अब देखो इन दोनों के बीच का कोण कितना आया, इन दोनों के बीच का कोण 60 - 30 मतलब 30 डिग्री आ गया। अब इसका कोण का जो है द्विभाजक हमें लेना है, मतलब इसके बीच में से एक लाइन जाएगी जो दोनों तरफ जो है इस 30 डिग्री को विभाजित करेगी, तो इधर भी 15 डिग्री बच जाएगा, इधर भी 15 डिग्री बच जाएगा। अब देखो ये भी 15 डिग्री का कोण है और ये भी 15 डिग्री का कोण है। अब ठीक है, ये तो 15 डिग्री का हो गया, लेकिन एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा, ये 15 और 30 45 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा। और 45 डिग्री के कोण वाली जो रेखा होती है उसका ढाल जो होता है 1 होता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो द्विभाजक आया इसका समीकरण अपने पास y बराबर x के रूप का आएगा। यहाँ पे देखो इसका ढाल जो है 1 के बराबर है, ठीक है, और ये मूल बिंदु से गुजरता है तो अंतःखंड तो 0 ही होगा, ठीक है। y बराबर x की ये रेखा आ गई। अब देखो z जो है अपने पास, z निरूपित है कार्तीय निर्देशांक में बीटा और 1 माइनस बीटा के रूप में, ठीक है। अब देखो यहाँ से सवाल में बोला है अपने पास कि इसका जो द्विभाजक है इसकी जेड से दूरी 3/√2 के बराबर है, ठीक है। तो सवाल में चलते हैं। देखो मान लिया कोई अपने पास रेखा है ax + by + c बराबर 0 और एक बिंदु है x1 y1, ठीक है। तो इससे जो दूरी निकालता हूं वो लंबवत दूरी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेखा तो क्या आ गई x, और यहाँ पे देखो इसको इस तरफ ले आएंगे तो x - y बराबर 0 हो जाएगी, और बिंदु ये दे रखा है तो इससे लंबवत दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे अपने पास लंबवत दूरी आती है, देखो इस तरह से ax1 + by1 + c बटा
ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और इस पूरे का मापांक। इससे तुलना करेंगे तो ये अपने पास दूरी क्या आ जाएगी, देखो एक्स की जगह रखेंगे बीटा और माइनस वाई की जगह रखेंगे एक माइनस बीटा, ठीक है। और फिर जो है नीचे इनके गुणांक एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग, इसका भाग लग जाएगा और इसका परिमाण, और ये बराबर दे रखा है 3/√2 के। तो यहाँ से देखो अपने पास ऊपर आ जाएगा 2β-1, 2β-1 और नीचे अपने पास √2 बन गया। तो √2 दूसरी साइड भी है तो ये आपस में कट जाएगा और मापांक बराबर हो जाएगा 3 के। अब देखो मापांक कटेगा तो +-3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2β-1 एक तो +3 के साथ आएगा और 2β-1 एक -3 के साथ आएगा। यहाँ से 2 बीटा का मान अपने पास आ गया 3 और 1 4, तो बीटा का मान आ गया 2 के बराबर। और इधर भी देखो 2 बीटा का मान अपने पास आ गया -3 + 1 -2 के बराबर और बीटा का मान आ गया -1 के बराबर। अब हमें जो है बीटा का परिमाण निकालना था, तो बीटा का परिमाण इधर तो 2 आ गया और इधर बीटा का परिमाण -1 का +1 हो गया तो 1 आ गया। अब देखो बीटा के परिमाण के 2 मान आ गए संभव मान, तो 1 और 2 कौन से विकल्प में दे रखे हैं, पी और क्यू में। तो इसके उत्तर अपने पास क्या हो जाएंगे, पी और क्यू, ठीक है। अब देखो चौथा भाग बच गया, उसको भी सरल कर लेते हैं। तो चौथा भाग अपने पास क्या कह रहा है, देखो चौथा भाग है अपने पास कि माना कि एफ अल्फा उस क्षेत्र के क्षेत्रफल को दर्शाता है जहां पे x बराबर 0 है, x बराबर 2 है और y² बराबर 4x है और y बराबर α(x-1) इसका मापांक है, ठीक है। और α(x-2) इसका भी मापांक है और α(x) है से गिरा है जहां पे अल्फा के 2 मान है 0 और 1। अल्फा बराबर 0 और अल्फा बराबर 1 के लिए एफ अल्फा प्लस 8/3 √2 का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब एक बार तो अल्फा का मान 0 लेना है, एक बार अल्फा का मान 1 लेना है, ठीक है। तो जितने भी अपने पास दे रखे हैं उनको सबको नीचे लिख देते हैं। x बराबर 0, x बराबर 2, y² बराबर 4x, ठीक है। ये डी भाग है। x बराबर 0 दे रखा है, x बराबर ये छोटा ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। x बराबर 0 है, x बराबर 2 है, y² बराबर 4x है, ठीक है। और अपने पास एक और दे रखा था y बराबर α(x-1) और α(x-2) α(x), ठीक है। y बराबर α(x-1) इसका मापांक प्लस α(x-2) इसका मापांक और α(x) ये है। अब देखो अल्फा का मान क्या क्या दे रखा है, अल्फा का मान 0 और 1 दे रखा है। तो एक एक पहले 0 रख के देख लेते हैं हम। तो y बराबर यहाँ पे अल्फा का मान 0 रखेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा, देखो -1 का मापांक प्लस -2 का मापांक और ये पूरा 0 ही बन जाएगा। अब मापांक है तो ये प्लस के चिन्ह आ जाएंगे, 1 और 2 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अपने पास ये 4 वक्र बन जाएंगे। चारों वक्रों को निरूपित करते हैं अपन, ये कार्तीय तल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक कार्तीय तल बना दिया। इस कार्तीय तल में बोला है कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो y x की रेखा आ गई। इसके बाद जो है बोला है कि x बराबर 2, तो x बराबर 2 देखो ये तो 1 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा और खींच देंगे तो x बराबर 2 वाली रेखा अपने पास y x के समांतर आएगी और इस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि मान लो कि ये नहीं, ये बिंदु है अपने पास x बराबर 2, ठीक है। तो ये तो x बराबर 0 वाली रेखा आ गई, ये x बराबर 2 वाली रेखा आ गई। और इधर चलते हैं तो देखो 1 2 और 3, मतलब y बराबर 3 वाली रेखा इधर से गुजरेगी। तो y बराबर 3 वाली रेखा को भी खींच देता हूं मैं, ये y बराबर 3 वाली रेखा हो गई, ठीक है। अब केवल अपने पास वक्र बच गया y² बराबर 4x, मतलब न्यूनतम घात x की तरफ है, मतलब इसका ये x अक्ष की तरफ खुलेगा। तो x अक्ष की तरफ खुलता हुआ एक परवलय बना देता हूं मैं। तो देखो ये मैंने एक परवलय बना दिया, इसका समीकरण है y² बराबर 4x, ठीक है। और ये जो रेखा है इसका समीकरण है y बराबर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरे को इन चारों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र निकालना है, मतलब कौन सा क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये वाला क्षेत्र मेरे को निकालना है। अब देखो यहाँ पे बिंदु मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले तो बिंदु मेरे पास आ जाएंगे, ये तो 0 0 इसके निर्देशांक है, ये x बराबर 2 था, ये सॉरी x बराबर 2 था, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 0, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे देख लेता हूँ तो x बराबर तो 2 है और इसमें रखेंगे अपन, तो ये इसके निर्देशांक अपने पास आ जाएंगे 2 √2, ठीक है।
और इसी तरह इस बिंदु के निर्देशांक भी अपन निकाल लेते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि y बराबर तो 3 है ही इसमें, और ये आ जाएगा x निर्देशांक 9/4 3। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रिप बना लेते हैं एक वाई एक्स की तरफ। ठीक है, इसका मोटाई अपन dx मान लेते हैं और इसकी लंबाई अपन y मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास इसका क्षेत्रफल आएगा y dx। ठीक है, जहाँ कहाँ कहाँ से, 0 से लेके अगर हम जो है 2 तक इसका समाकलन कर दे, 0 से लेके 2 तक इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें अगर मैं y ये ऊपर वाली रेखा लेता हूं तो ये जो पूरा वर्ग है इसका क्षेत्रफल आ जाता है। इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस परवलय का क्षेत्रफल 0 से लेकर 2 तक घटा देता हूं तो अपने पास जो है छायांकित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये अपने पास जो है अपने पास क्षेत्रफल आएगा, जिसको d से निरूपित कर लेता हूं मैं। तो ये अपने पास पहले तो ये ऊपर y वाली रेखा आएगी, तो ये 3 माइनस, अब ये अपने पास y² बराबर 4x है, मतलब y बराबर 2√x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2√x हो गया। इसका मेरे को समाकलन करना है x के सापेक्ष, जिसकी लिमिट दे रखी है 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो देखो समाकलन करता हूं मैं, तो इसका तो हो जाएगा 3x और इसका हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2√x, मतलब √x का हो जाएगा x की घात 3/2 ठीक है, और इसमें ये लिमिट भी लग जाएगी 0 से लेके 2 तक। तो अपने पास बनेगा, ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से 3x माइनस ये बनेगा 4/3 x की घात 3/2। ठीक है, इसमें रखेंगे अपन लिमिट 0 से 2, तो ये अपने पास आ जाएगा, ये d के बराबर है, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस ये हो जाएगा, देखो 2 की घात 3/2 आएगा, ये 4/3 तो पहले से है, और 2 की घात 3/2 मतलब 2√2 हो गया, और 2√2 यहाँ पे लिख देंगे, या फिर इनको गुणा करके ही लिख देते हैं नीचे, ये बराबर डी के हो गया, और डी बराबर मेरे पास आ गया 6 माइनस 8√2/3 के। और ये देखो एफ, ये डी जो है ये माना था मैंने, ये क्या किसके बराबर दे रखा है, ये बोला है कि ये अपने पास जो है इसका क्षेत्रफल एफ अल्फा के बराबर दे रखा है। जब अपन जो है 0 रखेंगे तब इसका क्षेत्रफल f0 हो जाएगा, और जब 1 रखेंगे तो इसका क्षेत्रफल f1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये d किसके बराबर है, ये f0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया f0 बराबर 6 माइनस 8√2/3। ठीक है, यहाँ से इसको इस तरफ ले आएंगे तो f0 प्लस 8√2/3 बराबर 6 आ जाएगा। अब देखो इससे आगे वाली प्रक्रिया क्या है कि अल्फा का मान 1 रखूं, लेकिन पहले मैं देख लेता हूं कि सवाल में पूछा क्या है। सवाल में मेरे पास पूछा है कि इसमें एफ अल्फा प्लस 8/3 √2 का मान हमें पूछा है। ठीक है, तो ये जो f0 लिया ये भी तो अल्फा का मान ही तो है। ठीक है, मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि एफ अल्फा प्लस 8√2/3 यही तो पूछ रहा है अपने पास, और इसका मान 6 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि 6 किस में दे रखा है, इसका उत्तर आ गया 6, और 6 कौन से विकल्प में दे रखा है, 6 विकल्प नंबर टी में दे रखा है, तो विकल्प नंबर टी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसमें जो है एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, तो हमने अल्फा का मान 0 तो ले लिया, अल्फा का मान 1 रख के और देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, देखो नीचे चलते हैं, और अल्फा का मान हमने किस में रखा था, हमारे पास था y बराबर ये वाला अल्फा x माइनस 1 प्लस अल्फा x माइनस 2 प्लस अल्फा x। यहाँ पे मैं अल्फा का मान 1 रखता हूँ तो मेरे पास आ जाता है, देखो नीचे रख लेता हूँ मैं, y बराबर मेरे पास है अल्फा x माइनस 1 इसका मापांक प्लस अल्फा x माइनस 2 इसका मापांक प्लस अल्फा x। यहाँ पे मैं अल्फा का मान 1 रखता हूँ तो मेरे पास y बराबर बन जाता है x माइनस 1 इसका मापांक प्लस x माइनस 2 इसका मापांक प्लस x। यहाँ पे मेरे पास अंतराल बन के ये खुलेगा, तो y बराबर मेरे पास ये इस तरह से अपने पास परिभाषित होने वाला है फलन। इसके 3 अंतराल बनेंगे, एक जब 0 से 1 के बीच में हो तब ये बनेगा 3 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो है अपने पास ऋणात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा और ये धनात्मक होगा, तो ये 3 माइनस एक्स बन के खुलेगा। और इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये तब होगा जब x 1 से छोटा हो, और जब 1 से 2 के बीच में लेते हैं तो ये वाला धनात्मक, ये वाला ऋणात्मक, ये वाला धनात्मक, तो अपने पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, और ये कब, जब x का मान अपने पास 1 से तो बड़ा या बराबर होगा और 2 से छोटा होगा। इसी तरह अपने पास जब 2 से बड़ा होगा
तो अपने पास बनेगा 3x माइनस 3। ये कब? जब x का मान बड़ा या बराबर होगा 2 से। इस तरह से अपने पास तीन तरह ये फलन परिभाषित हो गया। अब देखो क्या क्या दे रखा है। एक तो ये हो गया, एक y बराबर मेरे पास वाई स्क्वायर बराबर 4x है, x बराबर 0 है, x बराबर 2 है। ठीक है, ये दूसरा वाला भाग है जब अल्फा का मान मैंने 1 रखा। ठीक है, ये पहले ही मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, ये वाला भाग मैं अलग सरल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आगे सरल करते हैं तो मैं फिर से एक कार्तीय तल बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने एक कार्तीय तल ले लिया इस तरीके से। ठीक है, इस कार्तीय तल में सबसे पहले मैं एक परवलय बना देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये मैंने एक परवलय बना दिया। इसका समीकरण अपने पास वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, इसका समीकरण है x बराबर 0 और x बराबर 2 की एक रेखा है, तो x बराबर 2 की रेखा भी यहाँ पे मैं खींच देता हूँ। ये मैंने बना दी x बराबर 2 की रेखा। ठीक है, अब बोला है कि अपने पास फलन जो है अपने पास 0 से 1 में है 3 माइनस एक्स, मतलब x बराबर 1 की रेखा भी मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देता हूँ कि ये x बराबर 1 है। ठीक है, ये x बराबर 1 है। तो आगे बढ़ता है, तो इसका जो है अपने पास पहले तो बनेगा 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स मतलब जब y का मान 0 होगा तब x का मान 3 होगा। तो ये अपने पास x बराबर 0 है, x बराबर 2 है, और ये अपने पास ये x बराबर y बराबर 0 है, ये y बराबर सॉरी x बराबर यहाँ पे 1 है और x बराबर यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे x बराबर 0 है और यहाँ पे अपने पास जैसे मान लिया मैंने x बराबर 2 1 यहाँ पे मान लिया। अब देखो ये तो y बराबर 1 हो गया, y बराबर 2। पहले हम x बराबर 1 इस परवलय में रखते हैं तो यहाँ पे y के 2 मान आ गए प्लस माइनस 2। तो एक तो यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस का 2 है। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये अपने पास y बराबर 2 आने वाला है और इसके थोड़ा सा ऊपर y बराबर 3 हो जाएगा। और y बराबर 3 अपने पास कब हो जाएगा? देखो यहाँ पे मैंने कहा x बराबर 0 होगा तो y बराबर 3 होगा। मतलब यहाँ से मेरे पास एक रेखा गुजरेगी और वो रेखा परवलय को कहाँ पे काटेगी? यहाँ पे। ये 3 माइनस एक्स वाली रेखा परवलय को कहाँ पे काटेगी? वो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। तो ये x बराबर 2 पे और y बराबर 2 पे काटने वाली है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह अपने पास x बराबर 1 में तो ये वाला आ जाएगा समीकरण, और दूसरे में x जब 1 से 2 के बीच में होगा तब 1 प्लस एक्स आने वाला है। मतलब इस तरह से अपने पास ये रेखा आएगी जहाँ पे ये जब x बराबर 0 होगा तब y बराबर 1 होगा। मतलब इधर से ये रेखा गुजरेगी। ठीक है, और अपने पास जो है ये रेखा इस जो x बराबर 2 है इसको कहाँ पे काटेगी? जब x बराबर 2 है तो y बराबर 3 हो जाएगा। मतलब ये इसके बिल्कुल समान बराबर में आ जाएगा। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो ये अपने पास जो है इस तरह काट दिया। तो हमने सारे वक्र तो यहाँ पे बना दिए। अब देखते हैं कि इसमें छायांकित चित्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा बनने वाला है। तो देखो यहाँ से x बराबर 0 और ये परवल है और ये वाला जो क्षेत्र है ये इन तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र है, और ये x बराबर 2 वाला ये वाला उभयनिष्ठ क्षेत्र है। तो ये दो अपने पास उभयनिष्ठ क्षेत्र हो गए। ये एक सीधी रेखा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और भी कह सकता हूँ कि ये दो अपने पास जो है समलंब चतुर्भुज बनने वाले हैं जिनकी समांतर भुजाओं की लंबाई, ये समांतर भुजा की लंबाई 3 है, ये 2 है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी ये समांतर भुजा की लंबाई y बराबर ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, और ऊंचाई x बराबर यहाँ पे x बराबर 1 है। ठीक है, अगर इन दोनों समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल का योग करके अगर मैं परवलय का क्षेत्रफल घटा दूं कहाँ से कहाँ तक? x बराबर 0 से x बराबर 2 तक, तो अपने पास जो है जो निरूपित क्षेत्र आएगा अपने पास d, जो किससे निरूपित है? f1 से। ठीक है, इसका मान अपने पास आ जाएगा। तो इसको सरल कर लेता हूँ। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं की ऊंचाई लंबाई या गुणा ऊंचाई, तो 1/2। ठीक है, पहले इस वाले समलंब चतुर्भुज जिसको 1 निरूपित कर देता हूँ, फिर इस वाले को जिसको 2 से निरूपित कर देता हूँ। तो ये दोनों बराबर है। तो देखो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अगर दोनों बराबर है तो 2 से तो गुणा कर दिया। ठीक है, फिर देखो समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी है? 2 है और 3 है, तो 2 + 3 आपस में जोड़ दिया, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 1 है। ठीक है, अब देखो इसमें से घटाएंगे क्या? इन दोनों के समांतर चतुर्भुजों समलंब चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में से घटाएंगे हम जो परवलय का भाग है इससे 2√x से निरूपित है। इसका समाकलन कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक। ठीक है, ये इसमें से घटा देंगे तो अपने पास जो है ये जो छायांकित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो f1 मेरे पास बराबर आ जाएगा। देखो इसमें से ये 2 तो 2 से कट जाएगा, यहाँ से 5 माइनस यहाँ से आ जाएगा देखो 4√4/3 और ये x की घात 3/2। यहाँ पे
जीरो से 2 ये सीमा रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 माइनस, ये देखो 2√2 आएगा, इससे गुणा होगा तो 8√2/3 बन जाएगा और ये बराबर हो जाएगा f1 के। ठीक है, लेकिन ये f1 है भी तो f अल्फा ही, तो अल्फा का मान ही तो था f अल्फा। अब इसको इधर ले आएंगे, 8√2/3 बराबर हो जाएगा 5 के। अब देखो यही तो मेरे को पूछ रहा था, तो एक तो इसमें जब अल्फा बराबर 0 रखा था तो वहां पे 6 आ गया था, जब अल्फा बराबर 1 रखा तो ये 5 आ गया। ठीक है, मतलब ये विकल्प भी तो अपने पास सही हो सकता है। ठीक है, तो 5 कौन से में दे रखा है, 5 एस में दे रखा है, तो टी और एस दोनों अपने पास सही हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन ने जो है चारों भाग हल कर दिए, चारों भाग में जो आ सकते थे उत्तर वो हमने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।